तो जो फोर्स का ए पार्ट है वो टोटल अगर आपने लास्ट ईयर का पेपर देखा रहेगा उसके लास्ट ईयर तो टोटल है 4 मार्क्स के लिए आता है। बी पार्ट एंड सी पार्ट ये दोनों मिला के 2 या 3 मार्क्स के लिए मतलब ऑन एन एवरेज जो चैप्टर है वो 6 to 7 मार्क्स के लिए एग्जाम में अपने को आता है। तो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, याद है सब लोग को? फर्स्ट पार्ट हमने क्या देखा था कि मोशन जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? ऐसे तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, जो बेसिक लीनियर एंड दूसरा होता है रोटेशनल। लीनियर में जो बॉडी होता है वो कहीं से भी बंधा हुआ नहीं रहता है, वो कहीं से भी मोशन कर सकता है एंड दैट मोशन इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मोशन। एंड ये वाले केस में हम लोग रॉड को एक जगह से क्या कर देते थे, पाइवट और वी कैन से फिक्स। तो अगर यहां से फोर्स लगाते हैं कौन सा डायरेक्शन मूव करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स को हम लेते थे पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स को नेगेटिव। ये हमने लास्ट टाइम देखा था। फिर हम लोग ने लास्ट जो टॉपिक देखा था वो था कैसे फाइंड करते हैं नेट मोमेंट ऑफ फोर्स या तो रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स। याद है आप लोग को? कैसे निकालते थे? सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स plus sum of anti-clockwise sum of clockwise moment of force plus sum of anti-clockwise moment of force। तो नेगेटिव के लिए नेगेटिव हम किसके लिए लेंगे? क्लॉकवाइज के लिए एंड पॉजिटिव फॉर दी एंटी-क्लॉकवाइज। एंड टॉर्क किया था, टॉर्क के साथ साथ हम लोग ने उसके ऐसा यूनिट सीजीएस यूनिट एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी था वो कवर किया था। सो आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट दैट इज मोमेंट ऑफ कपल। सेम टॉर्क जैसा ही है, मोमेंट ऑफ कपल। देखो कपल क्या होते हैं? कपल तो सबको पता है। हाँ, कपल होता है दो फोर्स जब किसी भी रॉड के ऊपर सेम रहेंगे बट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। एंड सपोज कि यहाँ पर एक रॉड है, ये जो रॉड है उसको हम लोग ने पाइवोट किया कौन से पॉइंट पे? एकदम सेंटर पे। ये पॉइंट को हम नाम देंगे पॉइंट ओ। इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज कॉल्ड पॉइंट ए एंड जो राइट हैंड साइड है उसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट बी। एंड जो टोटल डिस्टेंस है पूरे रॉड का इसको हम लोग ने यहाँ पर लिया है d। तो आधा डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका? d/2 एंड ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? d/2। अभी मुझे फाइंड करना है पूरे बॉडी का टॉर्क, मतलब इन शॉर्ट ये क्या होने वाला है? मोमेंट ऑफ कपल। कैसे फाइंड करेंगे? सो मोमेंट ऑफ कपल MOC इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ फोर्स फॉर द फोर्स A मतलब पॉइंट A के लिए प्लस मोमेंट ऑफ फोर्स फॉर द पॉइंट B। तो पॉइंट ए पे कितना टॉर्क लग रहा है? कैसे फाइंड करेंगे? टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका लाइन ऑफ एक्शन कहां पर है? नीचे की तरफ। एंड पाइवोटेड पॉइंट ये है, तो इसके बीच का जो भी डिस्टेंस होगा इसको हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पाइवोटेड पॉइंट एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो यहां पर होगा F इनटू OA। डाउट है तो कुछ भी? क्लियर? सेकंड बी पार्ट के लिए कितना होगा? सेम फोर्स है यहां पर F इनटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऊपर है, ये उसका हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पर क्या लिखेंगे? सर डायरेक्ट ना कर सकते करेंगे भी वही फॉर्मूला। इसमें से कुछ कॉमन आएगा? F कॉमन आ गया एंड क्या बचेगा? OA प्लस OB। तो OA एंड OB दोनों मिलके क्या हो जाएगा? D। तो मोमेंट ऑफ कपल के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू F इनटू D। तो मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको दिए रहेंगे, उसमें अलग अलग पॉइंट पे अगर आपको फोर्स फाइंड टॉर्क फाइंड करने के लिए बोला तो हम लोग सिंपल फार्मूला यूज करके फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, पूरा बॉडी हुआ तो हम लोग कपल लगा सकते हैं। जैसे कि आपको एक न्यूमेरिकल ऐसा होगा, ये दिया था मैंने होमवर्क में, ऐसा है पता कि नहीं पता? आई थिंक इधर 10 न्यूटन है समथिंग, याद नहीं मुझे, ये 10 न्यूटन है एंड ये टोटल डिस्टेंस कुछ तो 0.25 या समथिंग कुछ था। तो अगर आपको पूरे अगर बॉडी का फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करोगे? मोमेंट ऑफ कपल आप लोग अप्लाई कर सकते हो, समझेगा? सर ये पता कैसे चलता है मोमेंट ऑफ कपल? सर पहले प्रूव करना पड़ेगा ना ये कपल है। क्या? हां वही। हाँ कपल ये है, कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहला इसका जो कंडीशन है वो है दो इक्वल डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे फोर्स लगने चाहिए। जैसे अगर हम लोग ढक्कन ओपन करते हैं तो अगर फॉर एग्जांपल देखो ये बॉटल है, तो अगर मैंने इसको ऐसा फोर्स दिया तो ये इसका यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, समझे सब लोग को? ये ऐसा घूमेगा ना बॉटल, तो ये इसका हो जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब जो सेंटर पॉइंट है दैट इज कॉल्ड पाइवोटेड पॉइंट। एंड जो पॉइंट में मैं इसको यहाँ से फोर्स दूंगा तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन मैंने फोर्स तो दिया बट ये ओपन हुआ नहीं, तो मुझे ऐसे ऑब्जेक्ट को ओपन करने के लिए किस चीज का रिक्वायरमेंट होगा? मोमेंट ऑफ कपल का। क्या होता है कपल? तो एक फोर्स ये वाले डायरेक्शन में, दूसरा फोर्स यहाँ पर। तो जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो ये जो थंब है वो कौन सा डायरेक्शन फोर्स देगा? पीछे के साइड, समझेगा? एंड ये वाला जो फिंगर है सेंट्रल फिंगर, ये कौन सा डायरेक्शन फोर्स देगा? आगे, दैट इज कॉल्ड कपल। एंड इसके बीच का जो टोटल डिस्टेंस होगा दैट इज OA प्लस OB। तो दोनों डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डायमीटर, समझे आया तक? तो जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो ये क्या बनेगा यहाँ पर? मोमेंट ऑफ कपल। डाउट यहाँ तक कुछ भी? क्लियर सब लोग को? मोमेंट ऑफ कपल भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। पॉजिटिव क्या हो गए? जब दोनों फोर्स एंटी क्लॉकवाइज, जब दोनों फोर्स क्लॉकवाइज हो गए तो मोमेंट ऑफ कपल भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इसका ऐसा यूनिट सीजीएस यूनिट वैल्यू और सारा चीज क्या रहेगा? सेम। सिर्फ इतना सही पार्ट है और कुछ नहीं कवर। क्लियर है तक? नेक्स्ट पार्ट पे जाए। नेक्स्ट पार्ट क्या? इक्विलिब्रियम। इसको लिमिट क्या होगा इसका?
सेम होगा जो यस, SI यूनिट होगा न्यूटन मीटर एंड CGS यूनिट क्या हो जाएगा टाइम सेंटीमीटर। जो जो टॉर्क का SI यूनिट का CGS यूनिट वैल्यू 1 kgf क्या होता है एक्सेट्रा वो सब कुछ रहेगा सेम। इसका डेफिनेशन आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दिया है। ये पॉइंट पे तो पाइवोट किया मैंने एंड यहाँ से फोर्स लगा है तो क्या लगेगा इसमें टॉर्क एंड अगर दोनों साइड से फोर्स मिल रहा है एंड बीच में से अगर ऐसे घूम रहा है तो कपल। मोस्टली आप लोग को एक चीज बता दो, सब लोग ध्यान दो, हमेशा ना जहाँ पर भी टर्निंग इफेक्ट होता है मोस्टली वो कपल ही होता है। जैसे कि डोर को अगर मैंने ऐसा ओपन किया तो कपल ही के टॉर्क है, ये कपल है। आपके टेक्स्ट में ऐसा दिया है ये कपल है, क्यों पता है? जितना मैंने फोर्स यहाँ पर दिया ना उतना सेम फोर्स है ना यहाँ पर भी लगता है हिंच किया तो ही ये बॉडी बैलेंस रह पाएगा। समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा? अगर यहाँ पे मैंने फोर्स दिया, जैसे कि देखो ये पाइवोटेड ना होता एंड मैंने फोर्स दिया ये गिर जाता, समझा? तो वहां पर एक सपोर्ट है, उसने उतना अमाउंट ऑफ फोर्स है उसको पकड़ के रखा है। सर बट पाइवट पे तो फोर्स नहीं लगेगा ना। हाँ, रिएक्शन फोर्स लगता है। यहाँ पर जो मैंने एक्शन दिया ना उसका रिएक्शन वहां पर लगता है। अगर ये आपके टिप्स में ऐसा हम लोग ने दिया, अगर यहाँ पर मैंने पाइवोट नहीं किया होता एंड मैंने फोर्स अप्लाई किया तो क्या रोटेट होता? नहीं, ये गिर जाता। तो इसको यहाँ से किसी ने रिएक्शन फोर्स देके पकड़ के रखा है। कितना पकड़ा रहेगा? जितना आप ज्यादा फोर्स दोगे उतना वो अमाउंट ऑफ फोर्स वहां पर ऐसे रिएक्शन देता है। नेक्स्ट पार्ट है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कितने टाइप के होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे टाइप के होते हैं। सर तो इक्विलिब्रियम स्टैटिक इक्विलिब्रियम एग्जांपल कब होगा ना, इक्वल एंड ऑपोजिट सेम नहीं होगा, डायनामिक होगा। डायनामिक मोशन कर रहे हैं ना ऑब्जेक्ट। देखो ऐसे तो इक्विलिब्रियम अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम भी स्टडी किया रहेगा, याद है आप लोग को? केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं पता? नहीं। सो हमारे टेक्स्ट के अंदर जो इक्विलिब्रियम है उसको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट इज स्टैटिक एंड सेकंड वन इज डायनामिक। तो पहला है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसमें देखो कैसा है, अगर एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है तो इसका वेट कहाँ पर जाएगा? नीचे। तो ये ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे तो डेफिनेटली इसको कोई तो फोर्स हेल्प करता रहेगा। वो फोर्स को क्या बोलेंगे? नॉर्मल रिएक्शन। आई होप सब लोग को याद है। चैप्टर नंबर 3 पार्ट में लॉज ऑफ मोशन, दो टाइप के फोर्स, कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स के अंदर एक पार्ट था नॉर्मल रिएक्शन। तो ये ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है, ये ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा है तो इसका वेट कहाँ पर जाएगा? नीचे। एंड ऊपर कौन सा फोर्स लगा है? नॉर्मल रिएक्शन। अगर ये दोनों फोर्स सेम होए तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहेगा? रेस्ट पे रहेगा। समझेगा? सेकंड थिंग है ये ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट फोर्स है वो कितना लग रहा है? जीरो। तो जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स जीरो लगता है मतलब वो वहां पर मोशन करेगा। इसको हम बोलेंगे कि इट इज इन अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये कब होता है? अभी जब हम लोग बैठे तभी स्टैटिक इक्विलिब्रियम ही है ना, सब लोग बैठे हो तो वेट आपका नीचे जा रहा है एंड आपको रहा है नॉर्मल रिएक्शन। समझेगा? सेकंड पार्ट आउट इसके अंदर। अभी इसके अंदर और एक पार्ट है रोटेशनल के फॉर्म में, तो लीनियर फॉर्म में हो गया। सेकंड है देखो यहाँ पे एक बीम बैलेंस है एंड बीम बैलेंस को मैंने सेंटर से पाइवोट कर दिया। यहाँ से मैंने फोर्स रखा 10 न्यूटन एंड यहाँ से भी फोर्स रखा 10 न्यूटन। तो ये रोटेट होगा? नहीं। तो ये भी कौन से मोशन में? स्टैटिक। बट इसके अंदर नेट फोर्स जीरो नहीं है, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स या तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा इसके अंदर? जीरो। मतलब जितना भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स है हर एक पार्टिकल का एंड राइट साइड में जितना भी मोमेंट ऑफ फोर्स है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज वो दोनों क्या होगा? फोर्स नेट फोर्स हाँ 20 होगा। यस, बट नेट टॉर्क कितना हो जाएगा? जीरो। अभी इसमें भी देखो कैसा आता है। अगर आप लोग बोल रहे हो ना, सुनो, अगर आप लोग बोल रहे हो इसके अंदर कि टोटल फोर्स इसके अंदर 20 है बट एक हिसाब से आप देखो नेट फोर्स जीरो है। क्यों पता है? यहाँ से भी सेंटर ऑफ मास इसको नॉर्मल रिएक्शन के फॉर्म में कहाँ पर लिख देगा? ऊपर। इसलिए पहला तो वो नीचे गिरना चाहिए था। समझे? एंड लास्ट पार्ट है इसके अंदर दैट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। कहीं और सेकंड वाला पार्ट जैसे कि बीम बैलेंस है तो बीम बैलेंस को हम लोग कहाँ से पाइवोट करते हैं? सेंटर पॉइंट से, राइट? तो जो लेफ्ट हैंड साइड का मोमेंट ऑफ फोर्स है ये साइड का एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स ये इसको कहाँ पे लेके जाएगा? नीचे के डायरेक्शन में। एंड क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहाँ पे लेके जाएगा? उसको नीचे के डायरेक्शन में। बराबर? बट ये जाएगा एंटी क्लॉकवाइज एंड ये जाएगा क्लॉकवाइज। डिस्टेंस एंड यहाँ का डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम। ओके, तो ये साइड मोमेंट ऑफ फोर्स होगा F इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड यहाँ पर भी फोर्स कितना है? 10 न्यूटन। तो F इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर हमारा टॉर्क जीरो था। हाँ, फोर्स भी जीरो था, नेट फोर्स जीरो। टोटल फोर्स अगर आप देखो तो ये दोनों के हिसाब से कहाँ पर जा रहे हैं? नेट फोर्स जीरो। सॉरी, डिस्टेंस सेम नहीं होता तो फिर वो मोशन करेगा ना। हाँ, अगर सर मैंने यहाँ पर 20 न्यूटन कर दिया तो कौन सा डायरेक्शन मोशन करेगा? हाँ, तो डिस्टेंस से भी तो मैटर होगा ही। अगर मैंने पाइवोटेड पॉइंट को यहाँ पर लगा दिया तो कौन सा डायरेक्शन में गिरेगा? नेट
देखो नीचे डाउनवर्ड फोर्स कितना है इसके अंदर 10 न्यूटन 10 न्यूटन मतलब कितना हो जाएगा 20 न्यूटन। तो ये बैलेंस्ड है एक पर्टिकुलर पोजीशन, मतलब ये पॉइंट से ना नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है कौन सा डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन। नीचे नो वेट लग सकता है, नीचे वेट तो ये ऑब्जेक्ट है, ये मैं पूरे बॉडी को अगर मैं उठा रहा हूँ इसका अंदर खाली मैंने एक पॉइंट को भी यहाँ से उठा दिया, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि पूरे बॉडी, हाँ अगर सपोज यहाँ से पाइवोट कर दिया ऐसा तो मैंने कुछ तो फोर्स दिया, तो ये ऑब्जेक्ट का जितना भी वेट रहेगा वो कहाँ पर जाएगा नीचे, एंड वेट हमेशा कहाँ पर लगता है सेंटर ऑफ मास या तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्रेविटी। तो डेफिनेटली उस वहाँ पर जो भी हुक लगा रहेगा वो हुक भी एक अपवर्ड फोर्स दे देगा, तो ये पूरा बार क्या रहेगा बैलेंस्ड वैसा। तो वो तो हो गया फोर्स के लिए, बट नेट टॉर्क जीरो कब होगा जब सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स एंड सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स क्या रहेगा सेम, समझेगा। नेक्स्ट पार्ट है डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक वर्ड का मतलब क्या होता है रेस्ट, एंड डायनामिक वर्ड का मतलब होता है ऑब्जेक्ट इसमें रहेगा मोशन। जैसे भी हम लोग चल रहे हैं तो चलने के टाइम पे हमारा फोर्स कौन सा डायरेक्शन होगा आगे, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लगेगा पीछे। तो ये एग्जांपल है किसका डायनामिक इक्विलिब्रियम का। क्लियर। फिर एरोप्लेन का उड़ना, पीछ नहीं है ये एरोप्लेन, अगर एरोप्लेन है और अगर ये सेम स्पीड से यूनिफॉर्म स्पीड से अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसा मोशन कर रहे हैं तो मूव कर रहे हैं तो टाइम पे देखते हैं इसके ऊपर कितने फोर्स लगेंगे। तो सबसे पहले इसका वेट फोर्स कहाँ पर जाएगा नीचे, दैट इज कॉल्ड डाउनवर्ड फोर्स, एंड एयर का ड्रैग जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्टस फोर्स। याद है आप लोग ऑब्टस फोर्स, सबसे इजी चैप्टर था आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाला, उसके न्यूमेरिकल से सबसे इजी थी, याद है क्या। तो ऑब्टस फोर्स कहाँ पर लगेगा ऊपर के डायरेक्शन में। अभी है ना इसके जो टरबाइन्स होते हैं तो टरबाइन्स कौन से डायरेक्शन में मूव करने का ट्राई करेंगे, ये डायरेक्शन। अभी देखो इसके अंदर जो इसके फैन है, इसके जो भी ब्लेड्स है या तो इसके जो टरबाइन से जो फैन है वो कौन से डायरेक्शन घूमेगा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज ना। देखो अगर सपोज मुझे आगे जाना है तो टरबाइन्स कैसे घूमने चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, तो मेरा थंब कहाँ पर जाएगा पीछे, तो जितना भी हवा है उसको पीछे के डायरेक्शन में धक्का मारेगा तब भी जाके आगे जाएगा, तो एक्शन रिएक्शन पैर जैसे रहेगा। तो अगर ये पीछे के डायरेक्शन में एयर को फेंक रहा है तो एरोडायनामिक्स के हिसाब से कौन से डायरेक्शन में जाएगा आगे, एक्शन रिएक्शन। और एक एग्जांपल देखो ये तो बोले सर ने 10 हाँ अभी देखो जैसे ही ये सर वो नीचे से अगर आएगा वो एनर्जी तभी ऊपर जाएगा ना। हाँ तो ये एक्शन रिएक्शन बाकी हाँ एक्शन रिएक्शन पैर का ही बात है। तो देखो जैसे ही यहाँ से गैस नीचे जाएंगे क्योंकि मोशन में ना। अभी देखो जब ये ऊपर जा रहा है तो इसके आजू बाजू का जो एयर ड्रैग है वो कौन से डायरेक्शन में आएगा नीचे वाले डायरेक्शन में, समझेगा। तो ये ऊपर जा रहा है बट इसके आजू बाजू का फोर्स कहाँ पर जा रहा है नीचे के डायरेक्शन रिएक्शन। और एक इसका एग्जांपल है जैसे रेन ड्रॉप्स। तो रेन ड्रॉप्स है ना होते हैं नॉर्मली जब वो क्लाउड से निकलते हैं तो इट इज अ स्फेरिकल इन शेप, बट जैसे टुवर्ड्स द अर्थ आते हैं तो उनका शेप है थोड़ा सा ओवल जैसा हो जाएगा। क्यों ऐसा, बिकॉज उसका वेट इसको नीचे ले जाएगा बट आजू बाजू का जो एयर है वो उसको एयर रेसेस के फॉर्म में उसका शेप थोड़ा सा चेंज करते हैं, इनर्शिया भी होगा। तो ये जैसे ये मोशन तो कर ही रहा है, ऐसा नहीं कि जो भी पार्टिकल्स है वो हवा में वापस स्टेबल हो गए। दैट इज एग्जांपल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। मतलब डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर नेट फोर्स कितना होता है जीरो होता ही है, बट फिर भी वो ऑब्जेक्ट क्या करता है कंटिन्यूअसली मोशन। इसका और 2-3 एग्जांपल है दिखाया है। इसके और एक दो एग्जांपल जैसे कि बीच में है न्यूक्लियस, तो आजू बाजू कौन होंगे उसके ऑर्बिट्स। तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को देखो यहाँ पर कौन बैलेंस कर रहा है फिक्स ऑर्बिट में घूमने के लिए। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड बाहर भी इसका फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल। बट दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर दिया है बैलेंस। बट इसका तो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे रहेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करते रहता है कंटिन्यूअसली मोशन। तो इसको भी हम किसका एग्जांपल बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम, समझा था। और एक एग्जांपल है बीच में है सन एंड यहाँ पर है अर्थ, तो ये भी इसके अराउंड घूमते रहेगा। तो ये दोनों के पीछे कौन सा फोर्स रहेगा जीएफ फोर्स, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स, राइट। एंड बाहर कौन सा फोर्स रहेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट है जो अर्थ है वो स्टेबल रहेगा, वो कंटिन्यूअसली मोशन कर देगा डायनामिक। खाली एक ही चीज समझना है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे मतलब स्टैटिक इक्विलिब्रियम, अगर ऑब्जेक्ट मोशन कर रहे हैं मतलब डायनामिक। सर कभी-कभी अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस होता है कभी बड़ा होता है कभी छोटा होता है। हाँ वो एक्चुअली होता है, वो है ऐसा। उसके पीछे रीजन तो नहीं है बट कैसे बोलेंगे, केपलर करके एक साइंटिस्ट थे,
तो केपलर ने हाँ उन्होंने है ना एक निकोलस केपलर करके थे, उन्होंने एक ये दिया था कि सन रहेगा यहाँ पर एंड जो अर्थ होता है ना वो सर्कुलर मोशन नहीं करता, वो एलिप्टिकल मोशन करता है। बट वो अभी आप लोगों ने फिलहाल आपके हिसाब से सन गोल ही घूम रहे हैं। इधर वो रोटेशन घूमेगा तो फोर्स देगा ना। यस एंड दूसरा होता है कि जब भी अर्थ है ना सन से दूर रहेगा तो उसका स्पीड थोड़ा सा स्लो होता है, फिर वो फास्ट हो जाता है, फिर वापस से स्लो। बट ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में सन भी मूव कर रहा है। हाँ सन भी मूव करता है मिल्की वे के। हाँ तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं हुआ ना। हुआ एक्चुअली हुआ। अरे देखो ये साइड से फोर्स लग रहा है, भले कम लग रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी क्या लगेगा, कम लगेगा, लेकिन दोनों के फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगी। नहीं लेकिन आपने अभी तो बोला वो जब दूर होगा तो स्पीड उसकी घट जाएगी। तो कम फोर्स लग रहा है ना, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कम लगेगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो नहीं तो नहीं हुआ ना। अरे वैसा नहीं, जब ये नजदीक आएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बढ़ेगा। तो ये 5 न्यूटन है तो यहाँ से भी 5 न्यूटन ही लगेगा। फिर ये घूमते घूमते अगर यहाँ पर आ गया तो अगर तो आप कोई भी पॉइंट पे लो, ओवरऑल कैसे बोलेंगे, अगर ओवरऑल सर्कुलर मोशन हुआ तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर देखो तो उसका वैल्यू क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। समझे आप लोग के टेक्स्ट में पहले सर्कुलर मोशन दिया है, उन लोग ने एलिप्टिकल पाथ के बारे में बात नहीं की। देखो लास्ट पार्ट क्या है यहाँ पर, प्रिंसिपल ऑफ कंडीशन करा दी है। दो ही कंडीशन थे ना इक्विलिब्रियम के, पहला क्या नेट फोर्स 0 होना चाहिए एंड दूसरा नेट टॉर्क 0 होना चाहिए, दो ही कंडीशन है। चलो देखो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, इसे वाला मोमेंट हम कब लगाएंगे, जब कोई भी ऑब्जेक्ट किस में रहना चाहिए, इक्विलिब्रियम में। कोई भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये रॉड कब इक्विलिब्रियम में रहेगा, जब नेट टॉर्क 0 होगा, नेट फोर्स भी 0। तो अगर सपोज कि यहाँ पर नेट टॉर्क 0 है तो नेट फोर्स भी 0 होगा ना। हाँ देखो इसका वेट कहाँ पर रहेगा, नीचे सेंटर ऑफ मास के हिसाब से, तो डेफिनेटली जो हुक मैंने वहाँ पर लगाया रहेगा, या तो कैसे मैंने ऐसे यहाँ पर ऐसा फिंगर रखा तो वो भी वहाँ पर क्या देगा, नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स। एक वेट हमने यहाँ पर लगाया W1 एंड इसका डिस्टेंस है पाइवोटेड पॉइंट से L1, तो बोला एंटीक्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा, W1 into L1। तो अगर मुझे बैलेंस करना है एंड मेरे पास सेम वेट नहीं है, अलग वेट है, तो फिर डिस्टेंस बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। कैसे डिसाइड होगा, अगर वेट ज्यादा है, इसके कंपैरिजन में अगर वेट ज्यादा है तो डिस्टेंस कम करेंगे, एंड अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो बाय डिफॉल्ट वेट कम होगा। तो मुझे फिलहाल नहीं पता, तो हमने यहाँ पे ले लिया L2 एंड वो वेट का वैल्यू भी कितना है, W2। तो एट इक्विलिब्रियम बोलो क्या होगा, सम ऑफ एंटीक्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स। ओके तो देखो एंटीक्लॉकवाइज कौन है, W1 into L1 एंड राइट हैंड साइड में कौन है, W2 into L2। आपको कभी-कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछेंगे कि W1 upon W2 का रेशियो निकालो एंड आपको वेट दिया ही नहीं है, तो हम लोग किसके फॉर्म में फाइंड करेंगे, L1 upon L2, बराबर के नहीं, पक्का नहीं L2 L1 because W1 upon W2 है ना, because it is inversely proportional। अगर वेट ज्यादा रहेगा तो आपको लेंथ का वैल्यू कम करना पड़ेगा, एंड अगर लेंथ ज्यादा है तो वेट का वैल्यू कम करना पड़ेगा। समझे क्लियर? तो अपना फर्स्ट पार्ट खत्म होता है, फटाफट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। अभी ना 3-4 न्यूमेरिकल्स है जो डिफिकल्ट है, हम लोग ने लास्ट टाइम पता है, सुनो याद है सबको, एक देखा था नेट टॉर्क वाला, याद है सबको, नेट टॉर्क फाइंड करना। सेकंड अभी हम लोग देखेंगे कैसे अगर हम लोग ने परसेंटेज चेंज कर दिए, या तो फोर्स के या तो डिस्टेंस के, एंड थर्ड पार्ट इसके अंदर है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को कैसे यूज करना है, एंड लास्ट पार्ट है इसके अंदर वेट ऑफ द रूलर। अभी जो वेट ऑफ द रूलर है ना, ये बच्चों को हमेशा डाउट रहता है क्योंकि कहाँ से डिस्टेंस लेने का, कितना डिस्टेंस लेने का बच्चों को समझता नहीं है। अभी लास्ट भी जनवरी में भी जो बच्चे हैं ना, उन लोग को वही डाउट था कि सर वेट ऑफ द रूलर सिखाओ, तो उसके ऊपर हमें थोड़ा ध्यान देंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या दिया हुआ है, कोई रीड करो, देखो सुनो यहाँ पे सब लोग, उन लोग ने मास कितना दिया है, 50 kg। ओके एंड क्या बोले हम लोग ने, स्टार्टिंग में लेंथ कितना है, 1 मीटर। ओके तो इनिशियल लेंथ भी है वो L1 इज इक्वल टू कितना मीटर, 1 मीटर। और आगे क्या बोला हम लोग ने, If the length of the river is reduced by 20%. ओके तो जो L2 होगा, सुनो सब लोग यहाँ पर, अगर लेंथ 1 है 1 मीटर, तो ये अपना 100% होगा इनिशियली। तो उसका भी हम लोग ने क्या बोला कि जो लेंथ है वो हम लोग ने रिड्यूस किया कितने परसेंट से, 20% से, तो फिर कितना बचेगा, 0.80 मीटर। साथ दो अबे चलता है ना, एक ही चीज हो गया, 0.8 मीटर।
फिर आगे लोग क्या बोले कितना आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। देखो जिसको डायरेक्टली नहीं समझ रहा है तो लोग यहाँ से देखो, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ से रॉड एंड इसका मास कितना रखा हम लोग ने, इसका मास कितना है 50 kg। क्या मुझे g का वैल्यू दिया है, g का वैल्यू दिया है नहीं, तो फिर इसका जो वेट होगा सर यहाँ पर इसका जो वेट है टोटल वो कितना होगा बोलो 50 इंटू जी का वैल्यू कितना होगा 9.8। बोला है लोग ने जी का वैल्यू लेने के लिए नहीं सर डायरेक्ट केजीएफ में लिख देते हैं ना। 490 न्यूटन एक ही चीज होगा ना 490 न्यूटन स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में इसका जो डिस्टेंस है दैट इज 1 मीटर एंड फोर्स कितना लग रहा है अपने पास 490 न्यूटन। अगर मैंने सेकंड केस में इसका डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर से कम कर दिया तो भी इसका डिस्टेंस कम हो गया, कितना हुआ 0.8 मीटर। तो मुझे कितना एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा ये उन लोग पूछ रहे हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो फर्स्ट पार्ट में W1 into L1 is equal to W2 into L2 कहाँ से आया बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट या तो इक्विलिब्रियम। तो W1 कितना दिया है 490, L1 कितना है 1, L2 कितना है 0.2 into W2 अपने को फाइंड करना है। सो W2 is equal to 490 अपॉन 0.8 है 0.8 है एंड यहाँ पर होगा 0.8, ये हो जाएगा 4900 डिवाइड बाय 8 कितना होगा W2 फाइंड करो, W2 फाइंड करो 2.5। तो ये आपको यहाँ पर फोर्स 2 ना F2 न्यूटन के अंदर होगा। तो उन लोग ने पूछा कितना आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो चेंजिंग फोर्स कितना होगा F2 माइनस ओरिजिनल कितना था F1। तो 612.5 माइनस 490 तो आंसर कितना होगा 122.5 न्यूटन। इतना आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा सेम टॉर्क के लिए। अगर आप जी को 10 लेते हो तो आपको 500 हो जाएगा एंड वहां पर वैल्यू सर लेकिन हमको बोला 9.8 लगेगा क्योंकि दिया नहीं ना इसके लिए 9.8 लेगा। अगर दिया रहेगा तो 10 लेगा। फोर्थ वाला आप लोग खुद से ट्राई कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है सब लोग को। के बाद है सुनो क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 ये डिफिकल्ट है, बाकी तो आप लोग को आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 जो हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन नंबर 9 मेरा हेलीकॉप्टर आइसक्रीम का कैंडी ओके देखिए तो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा आप लोग को इमेजिनेशन पावर लगेगा, थोड़ा समझने का ट्राई करना। चलो पेन स्टार्ट पहले इस क्वेश्चन समझो। सेम ऐसा क्वेश्चन है ना आपको सीबीक्यू के अंदर भी क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो बी पार्ट है ना ये क्वेश्चन का जो बी पार्ट है वो सीबीक्यू का भी एक क्वेश्चन है। देखना समझना ट्राई करो। यहाँ पर लैडर है, लैडर ऐसा लैडर है ऐसा लैडर। तो स्टार्टिंग में जो लैडर है ना एकदम ऐसा हॉरिजॉन्टल है ओके। तो मैंने जैसे इसको लैडर को ऐसा पकड़ा एंड जैसे मैं एक पाँव ऐसा ऊपर करूंगा तो मेरे बॉडी का वेट कहाँ पर जाएगा नीचे। तो समझना वापस लैडर एकदम ऐसा सीधा है, मैंने ऐसा हाथ से पकड़ा लैडर को एंड जैसे मैंने ऐसा पाँव रखा तो मैंने ऐसा हो जाऊंगा क्योंकि वो लैडर ऐसा हो गया। समझा नहीं समझा। एंड ऊपर का जो लैडर है एंड जो लैडर सीधा था ना ऊपर से सुनो सुनो जो लैडर ऊपर से सीधा था ना वो ऐसा टिल्ट हो जाएगा। विंड के डायरेक्शन में आएगा ना वो तो। विंड इधर कुछ है ही नहीं। ऐसा वापस सुनो ऐसा पकड़ा ऐसा पकड़ा अभी ना जैसे मैंने ऐसा पाँव रखा तो मैं ऐसा जगह तो देखो ये ऐसा समझा। तो थोड़े टाइम के बाद ऐसा लीन बैकवर्ड हुआ ना मैं क्योंकि क्वेश्चन कर देती तो जैसे मैंने ऐसा पकड़ा तो मैं ऐसा लीन बैकवर्ड हो गया तो ऊपर एक पाइवोटेड पॉइंट था ये वाला पॉइंट समझा ये देख सकते। तो मेरे बॉडी का वेट कहाँ पर आएगा नीचे। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये बनेगा, मैं बनाऊंगा यहाँ पर वापस से ये ऑब्जेक्ट सॉरी इसका जो वेट कहाँ पर जाएगा नीचे। तो जैसे मैंने ऐसा किया तो मेरा बॉडी का वेट यहाँ पर तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहाँ पर जाएगा ऊपर। क्लियर है। देखो थोड़े टाइम के बाद ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा सर वो तो इनर्शिया के वजह से हिला ना। नहीं इनर्शिया कैसे पहले ऐसा सीधा था ना हाँ ऐसा इसका हाथ छूट गया
अभी उसने ऐसा पकड़ के रखा है तो इसका जो बॉडी वो ऐसा हो जाएगा थोड़े टाइम के लिए। तो देखो यहाँ पर है ना, ये जो लेडर ऐसा था, लेडर ऐसा था, तो इसने ना ऐसा रोटेशनल मोशन किया तो वो टॉर्क हुआ। तो इसको देखो, इसको समझने के 2-3 तरीके हैं। आंसर इसका सिंपल है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कैसा है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर इसने ऐसा टॉर्क किया, बराबर क्या नहीं, ये ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में ऐसा सीधा था, तो जैसे उसने पावर रखा तो ऐसा हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट ये साइड आएगा एंड लेडर ये साइड चला गया। तो इसके बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो आपको दिया गया था 0.35 मीटर। तो बच्चों अभी है ना, इसमें ट्विस्ट कर सकते हैं, ये डिस्टेंस आपको दिया रहेगा सपोज के 1 मीटर, ओके, एंड इसका वेट नहीं कोई तीसरा नहीं ढूंढेंगे। देखो इसका मास कितना दिया आप लोगों को 55 kg एंड जी का भी कितना दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वेट कहाँ पर लगेगा, वेट इज mg which is equal to 550 न्यूटन, ओके। अभी देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, उसका जो वेट है वो कहाँ पर आ जाएगा, नीचे के डायरेक्शन में, समझेगा ऐसा, वेट तो नीचे आता है ना हमेशा, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन फोर्स है ना ये है। तो अपने टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पाइवोटेड पॉइंट एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो ये जो डिस्टेंस है ये किसके इक्वल होगा, ये 0.35 है। तो ये हो गया अपना लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन पाइवोटेड पॉइंट। इसके लिए इसका आंसर कितना हो जाएगा फिर 550, इसका आंसर कितना होगा 550 इनटू 0.35, आंसर कितना हो जाएगा 192.5 न्यूटन मीटर। देखो अपना टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, कहां से, फ्रॉम द पाइवोटेड पॉइंट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। जैसे हमने लास्ट टाइम किया था ना ऐसा, अगर मैंने फोर्स ऐसा लगाया एंड यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पे पाइवोटेड पॉइंट है, तो हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को ऐसा लेके जाते थे, बोले ना इसका वेट तो नीचे जाएगा वो जाने दो, लेकिन मैंने फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगाया, ये वाले डायरेक्शन में, तो इसका जो डिस्टेंस होगा ऐसा परपेंडिकुलर फोर्स। लेकिन जब फोर्स ऐसे नीचे लगाया ना आड़ा, तो फिर सीधा कैसे आएगा, अरे वेट तो नीचे लेके आएगा ना, इसका वेट तो नीचे जाएगा। अगर आप सीधा सो या उल्टा सो, आपका जो वेट है वो तो कौन से डायरेक्शन में एक्ट करता है हमेशा, बिकॉज़ ग्रेविटी नीचे खींचता है, तो वेट नीचे मतलब फोर्स नीचे, तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गया। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पाइवोटेड पॉइंट एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया आप लोगों को 0. अगर बाय चांस यहाँ पर 1 मीटर दिया हो तो बच्चे पता क्या करते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल, बट फोर्स ऐसा नहीं लग रहा है, फोर्स कैसा लग रहा है, नीचे के डायरेक्शन में। एनीबॉडी कैन डू डन यार है ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद का जो क्वेश्चन है ना वो भी थोड़ा डिफिकल्ट है, क्वेश्चन बट सेकंड क्वेश्चन भी है। हाँ उसके अंदर सेकंड क्वेश्चन, इसके अंदर ये तो ए पार्ट हो गया, बी पार्ट पता है क्या दिया है, देखो ये भी समझने जैसा है। बी पार्ट में क्वेश्चन रीड करो कोई। अभी देखो अगर लेडर ऐसा सीधा है, अगर लेडर ऐसा सीधा है एंड मैंने ऐसा लेडर पकड़ा है, तो अगर मैंने ऐसा जैसे पावर रखूंगा तो मैं ऐसा टिल्ट होगा, तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस, अगर मैं लेडर को ऐसा पकड़ा है एंड मैं ऐसा ऊपर चढ़ रहा हूँ तो टर्निंग इफेक्ट होगा ही नहीं। अगर मैंने ऐसा रखा है तो ही तो मैं ऐसा झूला करूंगा ना यहाँ पर, तो ही तो झूलूंगा। अगर ऐसा कमांडो से पता है ना, उन लोगों को सिखाते हैं ऐसा इधर से नहीं, उन लोग ऐसा ऊपर से पकड़ते हैं, क्यों, ताकि टर्निंग इफेक्ट ना, वाले बड़े इधर रखा ऐसा उधर ही वो घूम रहे हैं, दुश्मन इधर से मार देगा। तो इन लोग को सिखाया जाता है कि जितना हो सके उतना ये जो आर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो जितना हो सके उतना पैरेलल रहना चाहिए लेडर, तो एंगल कितना हो जाएगा 0, क्योंकि फोर्स भी नीचे है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी सेम एक लाइन में, तो एंगल दोनों के बीच कितना हो जाएगा 0। अगर एंगल 0 तो टर्निंग इफेक्ट भी कितना हो जाएगा 0, मतलब उधर ही घूमता रहेगा, दुश्मन को पता चल जाएगा। तो मास पर यूनिट लेंथ मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड का रॉड कौन सा है, एल्यूमिनियम का, एंड दूसरा कौन सा है, स्टील। अभी देखो आप लोगों को टेक्स्ट बुक के अंदर दिया है, थोड़ा समझना, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम कितना है 0.15 kg पर मीटर, ओके, एंड मास, एंड आपको दिया मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्टील, ये कितना है 0.45 kg पर मीटर, बराबर। अभी आपको टोटल जो है ना रॉड का लेंथ वो कितना दिया 100 सेंटीमीटर, बाद में देखो ये जो टोटल रॉड का जो लेंथ है वो कितना दिया 100 सेंटीमीटर, तो आधा कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, एंड ये भी कितना है 50 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर
रॉड का लेंथ है तो उसका मास कितना है 0.15 kg। तो आधे मीटर रॉड का वैल्यू कितना होगा? इसका आधा 0.075। समझे सब लोग को? यहाँ पे नहीं समझा? नहीं समझा। पूरा 1 मीटर का जो रॉड है एल्यूमिनियम का उसका मास कितना है 0.15 kg। तो आधे मीटर का कितना होगा? उसका आधा। सो मास ऑफ हाफ मीटर रॉड ऑफ एल्यूमिनियम, इसका वैल्यू कितना होगा? 0.075 kg। डाउट है तो कुछ नहीं। सिमिलरली मास ऑफ हाफ मीटर रॉड ऑफ स्टील, तो इसका आधा कर दो बराबर है, क्योंकि ये भी कितना सेंटीमीटर है 50 सेंटीमीटर, तो ये कितना जगह 0.225 किलोग्राम। डन? याद है? बहुत मस्त क्वेश्चन है ये, देखो बाद में लिखो। अभी उन लोग ने बोला है कि एक साइड स्टील है एंड एक साइड, एक बार समझ के आपके खुद से कर सकता हूँ। एक साइड अगर स्टील है एंड सॉरी ये साइड एल्यूमिनियम है, ये साइड स्टील, अगर मैंने इसको बीच में से पाइवोट किया तो क्या बैलेंस रहेगा? नहीं। क्यों? बिकॉज स्टील का साइड ज्यादा है बराबर। अगर स्टील का तो ये ऐसा टिल्ट होगा, अच्छा डायरेक्शन में टिल्ट होगा स्टील के साइड बराबर, ऐसा गिर जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको यहाँ पर थोड़ा सा शिफ्ट करके बैलेंसिंग पॉइंट यहाँ पर रहेगा। तो बैलेंसिंग पॉइंट, हाँ, तो बैलेंसिंग पॉइंट कितने पॉइंट, कौन से पॉइंट पे आएगा दैट वी हैव टू फाइंड, एंड वो मुझे नहीं पता, तो उसको हम लोग ने लिख दिया यहाँ पर x। अभी देखो नेक्स्ट ट्विस्ट क्या है। ये जो एल्यूमिनियम का रॉड है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर एक्ट करेगा? 25 सेंटीमीटर पे। एंड ये जो रॉड है उसका कहाँ पर होगा? 70। ये जो पूरा एल्यूमिनियम है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर एक्ट करेगा? सेंटर पे ना। तो ये 50 सेंटीमीटर का है तो उसका सेंटर कितना होगा? 25। एंड ये भी 50 का है तो उसका भी कितना होगा? 25। बट 0 से काउंट करो तो ये कितना हो जाएगा? 75। तो एल्यूमिनियम का वेट आ रहा है नीचे के डायरेक्शन में यहाँ पर, दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड यहाँ पर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। समझे आता है? अभी हम लोग ने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इसको क्या रखा है? बैलेंस करने के लिए, लेकिन वो डिस्टेंस कितना है वो अपने को पता नहीं है, तो एक्स का हमको फाइंड करना है। सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या लिखेंगे हम लोग? सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स। तो एंटी क्लॉकवाइज कौन है? तो W1 into L1 which is equal to W2 into L2। अभी देखो यहाँ पर वेट बोला है एंड अपने पास क्या है? मास है, तो हमको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0. kgf में भी कर सकते हैं। तो 0.0, तो यहाँ पर अपने पास वेट का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी। तो मास कितना दिया है? 0.075 इनटू ग्रेविटी 9.8, या तो आप kgf के फॉर्म में भी लिख सकते हो। L1 को थोड़ा होल्ड पे रखते हैं, कैंसिल होगा। तो W2 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 0.225 इनटू 9.8 इनटू L2, लेकिन L2 को भी हम लोग थोड़ा होल्ड पे रखेंगे। यहाँ से डाउट किसे कुछ नहीं? 9.8 क्या हो जाएगा? कैंसिल। अभी देखो L1 और L2 क्या होता है, थोड़ा संभाल के। रेशियो नहीं, देखो ये पॉइंट पे पाइवोटेड है ना बराबर है? ये x डिस्टेंस पे क्या है? पाइवोटेड, जो अपने को वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर मुझे चाहिए L1, तो L1 क्या होता है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पाइवोटेड पॉइंट, ये सब यहाँ पर पाइवोटेड है जिसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पाइवोटेड पॉइंट एंड द लाइन ऑफ एक्शन फोर्स, मतलब ये वाला डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो ये डिस्टेंस है अपना L1। तो कैसे करेंगे? देखो टोटल डिस्टेंस अपने पास कितना है? x बराबर है ना। ये टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितना है? x, एंड ये डिस्टेंस कितना है? 25। तो बीच का डिस्टेंस कितना बन गया? x माइनस 25। अभी नेक्स्ट पार्ट में देखो L2। अभी L2 में वेट कहाँ पर है? ये वाले डायरेक्शन में, एंड ये जो डिस्टेंस है ये होगा अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पाइवोटेड पॉइंट एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। समझे यहाँ तक? तो अभी ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? तो टोटल डिस्टेंस अपने पास है 75, एंड जो पॉइंट पे पाइवोट हो रहा है वो है x डिस्टेंस। तो ये छोटा सा डिस्टेंस कितना बचेगा अपने पास? 75 माइनस x। तो ये होगा 1 सा, ये हो जाएगा 3 सा। सो x माइनस 25 इज इक्वल टू, ये 3 को मल्टीप्लाई करो, 3 into 75 कितना होता है? 225 माइनस 3x। इसको ये तरफ लाओ तो कितना देगा? 4x। 25 को सामने लेके जाओ, 250। x is equal to 250 divided by 4, तो आंसर कितना होगा? 62.5 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना है? 62.5 सेंटीमीटर फ्रॉम दी 0 सेंटीमीटर।